हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 18 से 20 अगस्त 3 दिन का करंट 18, 19 और 20 अगस्त का करंट डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एज यूजुअल ये सारे जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो सारे पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है। बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है उस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप वो लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। ये सारे पीडीएफ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके अलावा मंथली मैगजीन्स भी अवेलेबल हैं और मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल में जॉर्डन में आयोजित, जॉर्डन जगह का नाम है, जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताना है किसने जीता है। ऑप्शन है आपके पास प्रिया मलिक, रीना, लॉरा सेलिन कोहेन और सोनम मलिक। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये भारतीय खिलाड़ी हैं प्रिया मलिक। ठीक है, इन्होंने ये स्वर्ण पदक इसमें जीता हुआ है। जॉर्डन में जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी और ये स्वर्ण पदक जीतने वाली अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान है। इनसे पहले एक और भारतीय महिला पहलवान ये चैंपियनशिप जीत चुकी हैं, स्वर्ण जीत चुकी हैं। और ये जो प्रिया मलिक हैं ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और ये 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल में इन्होंने जर्मनी की लॉरा सेलिन कोहेन को हराकर ये प्रतियोगिता क्या है जीती हुई है। इसके अलावा ये अंडर 17 की जो प्रतियोगिता थी वर्ष 2021 और 2022 की और अंडर 20 2023 वाली, ये दोनों खिताब जीतकर इन्होंने दोनों विश्व खिताब क्या है जीत लिए हैं। ये दूसरी भारतीय महिला पहलवान है। तो अंतिम पंघाल है, इन्होंने बुल्गारिया की सोफिया में कुश्ती में जूनियर विश्व कप खिताब 2022 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो प्रिया मलिक जो है वो दूसरी महिला हो गई, दूसरी भारतीय महिला पहलवान। और पहली महिला पहलवान कौन है, अंतिम पंघाल, और इन्होंने वर्ष 2022 वाली प्रतियोगिता का खिताब जीता था। प्रिया मलिक ने 2023 का खिताब जीता। और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 14 पदक जीते हुए हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 7 कांस्य हैं, 7 ब्रॉन्ज हैं, 3 सिल्वर हैं और 4 गोल्ड हैं। तो इस तरह से भारत ने टोटल 14 पदक इस प्रतियोगिता में जीते हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये लिस्ट लगाई हुई है, इसमें किसने कौन सा पदक जीता हुआ है। 4 जो स्वर्ण जीते हैं, तो उसमें जो मोहित कुमार हैं इन्होंने पुरुषों के वर्ग में जो फ्री स्टाइल 61 किलोग्राम है इसमें स्वर्ण जीता है। प्रिया मलिक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में, अंतिम पंघाल ने इस बार फिर स्वर्ण जीता है, ये महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में जीता हुआ है। और सविता दलाल है, इन्होंने महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता है। तो महिलाओं के 53, 62 और 76 तीनों वर्गों में क्या है भारत ने स्वर्ण जीता है और पुरुषों में 61 किलोग्राम वर्ग में भारत ने स्वर्ण जीता हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग सेंट्रल वाटर कमीशन ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास हर घर नल, फ्लड वॉच, जल जीवन और सेव वाटर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये फ्लड वॉच नाम से केंद्रीय जल आयोग ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इस मोबाइल ऐप के थ्रू क्या होगा, यह वास्तविक समय रियल टाइम के आधार पर बाढ़ की स्थिति, जो फ्लड आने के चांसेस हैं वो, और 7 दिनों तक के पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा। ये 7 डेज का आपको प्रेडिक्शन देगा और ऐप में पठनीय, मतलब इसमें जो टेक्स्ट होगा वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसमें ऑडियो प्रसारण भी है। ठीक है, ऑडियो भी आएंगे इसके, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप ऑडियो के माध्यम से वो जानकारी सुन सकते हैं। और ये जानकारी जो है वो 2 भाषाओं यानी हिंदी और अंग्रेजी में ये जो है जानकारी उपलब्ध रहेगी, पठनीय भी है और ये ऑडियो प्रसारण भी है। ये ऐप क्या करता है, विभिन्न स्रोतों से रियल टाइम में, वास्तविक समय में नदी के प्रवाह डेटा का उपयोग करता है, रिवर फ्लो के डेटा का यूज करता है। ठीक है, और इसके साथ इसी के बेसिस पे क्या करता है, निकटतम स्थान पर बाढ़ का पूर्वानुमान भी प्रदान करता है। अगर इनको जानकारी होगी कि किस स्थान पर नदी का प्रवाह कितना है और पीछे से कितना पानी आ रहा है, तो उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, बाढ़ का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें इंटरैक्टिव मानचित्र या मैप्स भी हैं। मैप के साथ पूर्वानुमान ऐप की जो है प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ठीक है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज बाढ़ की समस्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जिससे क्या है बहुत ज्यादा जान माल की हानि हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि अगर पूर्व अनुमान लग जाता है बाढ़ का, तो बचाव कार्य जो है वो आसानी से
और शीघ्रता से किए जा सकते हैं, कम से कम नुकसान क्या किया जा सकता है, सुनिश्चित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस है सागर, सागर सेतु, समुद्र और श्री समुद्रम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये समुद्र नाम से INCOIS ने एक नया मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है समुद्र नाम से। ठीक, ये इसका जो फुल फॉर्म है समुद्र का, स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर्स फॉर ओशन डेटा रिसोर्स एंड एडवाइजरीज। ठीक है, ये समुद्र से संबंधित सभी सेवाओं पर व्यापक जानकारी प्रदान करेगा ये ऐप। यह क्या करेगा, संभावित मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों की सलाह प्रसारित करेगा। ठीक है, कि कहां पर मछलियां जो है प्रचुर मात्रा में है, जहां पर मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। इसके अलावा यह सुनामी, तूफानी लहरों, ऊंची लहरों और उफनाती लहरों जैसी समुद्री आपदाओं के लिए क्या करेगा, अलर्ट भी जारी करता है। ठीक है, जिससे जो है मछुआरे हैं, जो सेलर्स हैं, उनको जानकारी मिल जाए और वो क्या है, सही समय पर अपने बचाव के लिए कदम उठा सकें। ये INCOIS जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत एक स्वायत्त जो है संगठन है, ऑटोनोमस बॉडी है और यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि इनको इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन यह कार्य करती है। ठीक है, समुद्र नाम से इसने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर इन्होंने साझा किए हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास केन्या, घाना, नाइजर और त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो देश के साथ क्या है, इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए समझौता किया है। ये इंडिया स्टैक का साझा करने से क्या होगा, ये क्षमता निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान आदि के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए क्या है, समझौता है। इस त्रिनिदाद और टोबैगो देश के साथ साथ और भी देशों के साथ ये भारत ने इंडिया स्टैक का समझौता किया है। इसमें देश है अर्मेनिया, सियरा लियोन, सूरीनाम और एंटीगुआ और बारबुडा। ठीक है, सूरीनाम और एंटीगुआ और बारबुडा। इसके पहले क्या है, पापुआ न्यू गिनी के साथ भी ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ये इंडिया स्टैक जो है ये ओपन एपीआई, ठीक है, ओपन एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का क्या है, संग्रह है। इसका उद्देश्य जो है वो बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं को क्या करना है, सुनिश्चित या सुविधाजनक बनाना है। तो ये देश जो है वो जो इंडिया स्टैक का जो जिनके साथ साझा करने के लिए समझौता हुआ है, तो वो भी इस ओपन एपीआई का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अपने देशों में भी इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के जो है मोबाइल ऐप, ठीक है, जिसमें क्या है पहचान का, जैसे अपने यहाँ आधार चलता है तो उस तरह का ऐप डिजाइन कर सकते हैं, आधार जैसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। जैसे यूपीआई है भुगतान सेवाओं के लिए, तो इसका प्रयोग करके इस तरह के जो है वो पेमेंट सिस्टम भी क्या कर सकते हैं, ये लोग डेवलप कर सकते हैं। इसके जो घटक हैं, घटकों का स्वामित्व क्या है, विभिन्न एजेंसियों के पास है। जो ओपन एपीआई है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या है, जो ओनरशिप है, ये विभिन्न एजेंसियों के पास है। जैसे एक इसमें ई ऑथेंटिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन और ई केवाईसी या इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी या इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर जैसे आधार उत्पाद जो हैं वो भारतीय विशिष्ट आईडी प्राधिकरण के स्वामित्व में है। ठीक है, UIDAI के स्वामित्व में है। बाकी जो डिजी लॉकर है इंडिया का, वो भी इस ओपन एपीआई का पार्ट है और ये डिजी लॉकर का जो स्वामित्व है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास है। और जो यूपीआई है, ठीक है, ये पेमेंट ऐप जो है, इसका जो स्वामित्व है वो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। ये इसलिए लिखे हुए हैं कि कभी हो सकता है आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि यूपीआई जो है वो किसके अंडर में आता है, डिजी लॉकर किसके अंडर में आता है और UIDAI किसके अंतर में, सॉरी, ई ऑथेंटिकेशन और ई केवाईसी जैसे आधार उत्पाद किसके अंडर में आते हैं। तो आप इनको लिख लीजिएगा, ये आपकी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां बनाया गया है। ऑप्शन है चेन्नई, नोएडा,
पुणे और मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए चेन्नई। ये भारत का जो पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है वो चेन्नई में बनाया गया है। ठीक है, ये जो बनाया हुआ है ये 16 अगस्त को तमिलनाडु सरकार और RRPL द्वारा चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया गया है। ये 16 अगस्त को लॉन्च हुआ है, जिसमें रात्रि दौड़ या नाइट रेस भी आयोजित की जाएगी। ये ट्रैक जो है वो 3.5 किलोमीटर लंबा है और ये शहर के केंद्र में स्थित आइलैंड ग्राउंड के आसपास स्थित है। ये सर्किट स्टार्ट हो गया है, तो इसके बाद क्या है, रात्रि दौड़ की मेजबानी करने वाला भारत और दक्षिण एशिया का ये पहला स्ट्रीट सर्किट भी बन जाएगा। ये जो तमिलनाडु चेन्नई में जो सर्किट बनेगा ये भारत का तो पहला है ही, ये साथ साथ दक्षिण एशिया का भी पहला स्ट्रीट सर्किट है जो नाइट रेस का क्या करेगा, आयोजन करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में केंद्र सरकार ने कितने रुपए की 7 भारतीय रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं आपके पास 30,000 करोड़, 31,500 करोड़, 32,500 करोड़ और 33,500 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये भारत सरकार ने करीब 32,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हुए भारतीय रेलवे की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार कमीशन क्या करता है, इस तरह का अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो वो बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर बहुत मेगा इन्वेस्टमेंट कोई है तो कितने करोड़ रुपए का है, कहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया है और किसके द्वारा ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो भारत सरकार ने रेलवे की 7 परियोजनाओं के लिए 32,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ये परियोजनाएं जो करेंगी ये मौजूदा रेल नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर और ऐड कर देंगे, मतलब रेलवे का नेटवर्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे कनेक्टिविटी और पहुंच क्या है, बढ़ जाएगी। ये परियोजनाएं जो है वो आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के 35 जिलों में फैली हुई है। यहाँ पर आपके लिए मेनली जो है वो इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है कि 32,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और कितना नया ट्रैक ऐड होगा, ये 2,339 किलोमीटर ट्रैक ये ऐड होगा। ये 2 डेटा आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर, ठीक है, साइड स्विंग रिवॉल्वर किस नाम से लॉन्च की गई है? ऑप्शंस है प्रबल, निडर, निर्भीक और निशंक। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, प्रबल नाम से क्या है, भारत की पहली लंबी दूरी की लॉन्ग डिस्टेंस साइड स्विंग रिवॉल्वर जो है वो लॉन्च की गई है, प्रबल नाम से लॉन्च की गई है। इसका जो निर्माण हुआ है ये कानपुर में स्थित है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, AWEIL। इसका निर्माण जो है वो AWEIL कानपुर द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये जो रिवॉल्वर है ये 32 बोर की रिवॉल्वर है और ये 50 मीटर दूरी तक के लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यह रेंज जो वर्तमान रिवॉल्वर उत्पादन में है उसकी तुलना में दुगनी है। अभी जो भारत में रिवॉल्वर्स का जो प्रोडक्शन होता है उनकी जो रेंज है उससे इसकी रेंज लगभग दोगुनी है और इसकी जो रेंज है वो 50 मीटर की इसकी रेंज है और 32 बोर की ये रिवॉल्वर है। बाकी थोड़ी सी जानकारी मैं AWEIL के बारे में दे देता हूं। ये AWEIL जो है वो भारत सरकार की जो 7 डिफेंस क्षेत्र की, रक्षा क्षेत्र की जो PSUs हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उनमें से एक है, ठीक है। और ये जो है पहले कानपुर में जो थी वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम से स्थित थी, लेकिन जो है वो सरकार ने क्या किया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो थे उनका क्या किया है, कॉर्पोरेटाइजेशन किया हुआ है और उस कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद से ये AWEIL 1 अक्टूबर 2021 से ये फंक्शन कर रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय के अधीन में ये काम करती है। तो ये भी आप देख सकते हो कि ये AWEIL जो है ये 1 अक्टूबर 2021 से, ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 से ये काम कर रही है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये काम करती है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो थे उनका जो कॉर्पोरेटाइजेशन किया है उसके बाद ये जो है वो इसकी रचना हुई है, फॉर्मेशन हुई है और भारत की 7 PSUs जो हैं डिफेंस फील्ड की उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया, ठीक है, जगह का नाम बताना है, कहां किया गया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये जो राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव है ये झारखंड में आयोजित की गई है, ठीक है। इसका आयोजन जो है
वो 18 अगस्त 2023 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज द्वारा झारखंड में राष्ट्रीय SC/ST हब, या जिसको शॉर्ट में बोल रहे हैं NSSH कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन उद्यमिता संस्कृति, ठीक है, जो क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए और NSSS योजना और मंत्रालय की अन्य परियोजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो इसके आयोजन का ये कारण रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़ी ने ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में मिश्रित टीम एयर पिस्टल में जो है स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। मिक्स टीम एयर पिस्टल स्पर्धा है उसमें गोल्ड जीता है। ऑप्शन है आपके पास इलायदा तारहान और यूसुफ डिकेक, मेहुली घोष और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ईशा सिंह और शिवा नरवाल, और रमिता और दिव्यांश सिंह पंवार। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये प्रतियोगिता में स्वर्ण जो है वो ईशा सिंह और शिवा नरवाल की मिक्स्ड जोड़ी ने जो है ये खिताब जीता हुआ है एयर पिस्टल में, ठीक है। ये जो प्रतियोगिता है ये 2023 का जो संस्करण है ये 17 अगस्त से, यहाँ अगस्त छूट गया है, ये 17 अगस्त से 1 सितंबर तक अजरबैजान में शहर है बाकू, वहां बाकू में हो रही है। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने फाइनल में तुर्की की इलायदा तारहान और यूसुफ डिकेक को हराकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता हुआ है, ठीक है। तो इनके नाम तो इंपॉर्टेंट है ही, ये एयर पिस्टल है, ये भी ऐप है, और इसका जो पूरा है वो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नाम तो इंपॉर्टेंट है ही। बाकी कई बार क्या है, आयोग जो है वो क्वेश्चन में आपसे नाम पूछ लेगा और खेल से इनका संबंध पूछ लेगा, तो हो सकता है वो आपको नाम दे दे ईशा सिंह और सामने 4 खेलों के नाम दे दिए जाएं और पूछा जाए कि ईशा सिंह किस खेल से संबंधित है। तो इसलिए खिलाड़ियों के नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कमीशन लगातार पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोपिंग परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग निरोधी एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऑप्शंस हैं हिमा दास, रचिता पांडा, ज्योति यराजी और द्युति चंद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। जो इंडियन स्प्रिंटर है द्युति चंद, धावक हैं, महिला धावक, इनको नाडा ने क्या किया है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। ये दिसंबर 2022 में सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के लिए आउट ऑफ कंपटीशन डोपिंग परीक्षण में असफल होने के कारण नाडा द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये द्युति चंद पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है नाडा ने। इन्होंने वर्ष 2013, 17 और 19 में एशियाई चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। जो एशियाई चैंपियनशिप है उसमें इन्होंने दौड़ में जो है वो कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और उसके अलावा वर्ष 2019 में यूनिवर्सियाड में 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला धावक बनी हुई थी, ठीक है। इन पर अब क्या है, ये 4 वर्ष का प्रतिबंध जो है नाडा ने लगा दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने दावा ना की गई जमा राशि, ठीक है, ऐसी जमा राशि जिस पर कोई दावा नहीं कर रहा है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो हैं, इनको ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन है प्रारंभ पोर्टल, उद्गम पोर्टल, उदय पोर्टल और आरंभ पोर्टल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये उद्गम पोर्टल नाम से आरबीआई ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस उद्गम का जो फुल फॉर्म है ये है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। ये आरबीआई क्या कर रहा है, लोगों को उनके अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स पर दावा करने के लिए पहचान करने और संबंधित बैंकों से संपर्क करने के लिए क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि इस तरह के जो अनक्लेम्ड पैसे जो हैं वो बैंकों में पड़े हुए हैं, ठीक है, उनका जो है निस्तारण हो सके। सही जो लोग हैं उसके अधिकारकर्ता उनके पास ये पैसा पहुंच सके। यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं को या तो जमा राशि का दावा करने या उनके संबंधित बैंकों में उनके जमा खातों में को चालू करने में मदद करेगा। वर्तमान में उपयोगकर्ता 7 बैंकों से अपनी दावा
ना की गई जमा राशि का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी 7 बैंकों तक ये जो है सुविधा स्टार्ट हुई है। आरबीआई इसको एक्सपेंड कर रही है और कोशिश कर रही है कि ये जल्दी से जल्दी मैटर सेटल हो जाए, ये अनक्लेम डिपॉजिट जो है इसका इश्यू जो है रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसका पोर्टल का नाम है उद्गम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ और जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, ये जो है वो बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन 18 अगस्त को जो है किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका जो निर्माण किया है L&T कंस्ट्रक्शन ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके कैम्ब्रिज लेआउट हलासुरू में डाकघर की संरचना की हुई है। इस नवीनतम तकनीकी का उपयोग करते हुए L&T कंस्ट्रक्शन ने 45 दिनों की सीमित समय अवधि के भीतर 1000 वर्ग फुट के हलासुरू डाकघर का डिजाइन और निर्माण इन्होंने किया हुआ है। बाकी ये L&T जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो लार्सन एंड टोब्रो है। ठीक है, ये जो इसका कंपनी का नाम है लार्सन एंड टोब्रो और ये एक भारत की जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना जो की थी जो है 2 डेनिश, ठीक है, डेनिश रेफ्यूजीज थे, इनके द्वारा जो है इस कंपनी की स्थापना की थी। इस लार्सन और टर्बो का जो टोब्रो का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है, तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि L&T जो है वो किस देश से संबंधित है? ये भारत की मल्टीनेशनल कंपनी है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ और भी क्षेत्रों में ये काम करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो आपका ऑप्शन ए है। ये जो भारत का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो है इसका आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। इसका आयोजन जो हुआ है ये जो भारत का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 ये 17 अगस्त को गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है वो है भारतीय चिकित्सा उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र की ताकत और क्षमता को प्रदर्शित करने का एक ये अनूठा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर भारत की जो चिकित्सा क्षेत्र से जो बड़ी उपलब्धियां हैं उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर उनका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, ताकि भारत क्या है इस क्षेत्र में व्यापार को क्या है अन्य देशों के साथ आगे बढ़ा सके। बाकी जो दवा निर्माण का क्षेत्र है इसमें 33% हिस्सेदारी और दवा निर्यात में 28% हिस्सेदारी के साथ गुजरात जो है वो फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो भारत में अगर फार्मास्यूटिकल उद्योग के मामले में पूछा जाए आपसे कि शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है तो गुजरात है। और जो दवा निर्माण है उसमें अकेले गुजरात की हिस्सेदारी 33% है, जबकि निर्यात के मामले में 28% हिस्सेदारी गुजरात की है। बाकी स्वचालित मार्ग से या जो ऑटोमेटिक रूट है उसके तहत चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए 100% FDI तक की अनुमति है। मतलब जो ऑटोमेटिक मार्ग है, ठीक है, ऑटोमेटिक वे है, उसके थ्रू क्या है जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसके निर्माण के लिए क्या है 100% FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या है अनुमति है। तो हो सकता है कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में FDI की कितने प्रतिशत की अनुमति है, तो 100% की इसमें FDI की अनुमति है। ठीक है, तो ये भारत का पहला इंडिया मेडटेक एक्सपो गुजरात गांधीनगर में आयोजित किया गया। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस भी साथ में ऑन कर लें ताकि आपको नए कंटेंट के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो चैनल पर डेली जो है वो हम लोग शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं। ठीक है, जिनमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होता है, एक क्वेश्चन जो है वो आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके रोज वो है 1-2 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के हैं वो भी वहां से तैयार हो जाते हैं। उसको काफी इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव वे में डिजाइन किया हुआ है। ठीक, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।